आईने में देखते वो घूमकर अपने आप को देखने लगी। बिलाशुबह उसको ये रंग बेहद जचा था, मगर वो किसके लिए इतना तैयार हुए? वो एक नई ज़िल्लत के लिए, जो उसके बेचारे माँ-बाप को सामना करना पड़ेगा। उसके लिए पसंदीदा निगाहें बेमायने थीं, मगर उसके माँ-बाप के लिए एक उम्मीद थी, वही उम्मीद जिससे बिलाखिर टूटना ही था। गले के कोने को थोड़ा-सा खींचते हुए उसे अचानक सिकंदर का ख़्याल आया था। वो गुमान था, मगर वो इतने करीब, इतना 80 क्यों महसूस हो रहा था? शायद वो उससे ज़्यादा सोचने लगी थी, इसलिए उसे हर तरफ दिखाई देने लगा था। मगर ये तो सब अफ़सानवी बातें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर वही होगा, लेकिन कराची में क्या कर रहा है? सोचते हुए उससे अपने वेलवेट कपड़े को छुआ और गहरा साँस लेकर बाहर निकलने लगी। जब उसके दरवाज़ा खोलने पर कोई फुर्ती और बड़ी तेज़ी से दाखिल हुआ। रमशा बिदक कर पीछे हुई। आने वाले ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और मुड़कर देखा तो रमशा एकदम उसे साकित नज़रों से देखने लगी। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। अंदर आने वाला शख्स और कोई नहीं, सिकंदर हदीद ही था। सिकंदर ने तेज़ी से जेब से गन निकाली, जबकि दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद करके उसे आईने के साथ लगाया। आवाज मत निकालना, नहीं तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। चेहरा झुकाकर उसे कानों में सरगोशी नुमा अंदाज से कहा। वो उसे वॉर्न कर रहा था। रमशा का पूरा वजूद ठहर गया। हाथ उसके लबों से हटा था। उससे इतने ध्यान से उस लड़की को नहीं देखा था। रमशा ने उसे सरता पा देखा। आगे क्या, दिल को यकीन नहीं आ रहा था। दुश्मन जहाँ उसके सामने मौजूद था। सिकंदर थोड़ा सा पीछे हुआ कि रमशा के काम वाले सूट में उसके बटन उलझ गए थे। उससे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कॉल आने पर उसे जल्दी से फ़ोन कान से लगाकर धीमी आवाज़ से घुराया था। कमीनों, कहाँ दफान हो गए हो? कब से नंबर मिला रहा हूँ। मुझे खबर करना कि वो इस फ्लोर से गायब हो गए हैं कि नहीं। नहीं होते तो फौरन उनकी तुम पकड़कर यहाँ से घसीटो उनको, वो भी जल्दी। तेज़ी से फ़ोन बंद करके उसे रमशा का सफ़ेद पसीने से भरा चेहरा बचाए सिर्फ उसे टटरी बांधते हुए देखते हुए पाया। उसका देखना सिकंदर को ना जाने क्यों अजीब लगा। सुनो लड़की, जब तक यहाँ से निकल नहीं जाता तुम 1 इंच भी नहीं हिलोगी। अगर जरा सी भी होशियारी की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए घुराया था। रमशा का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो सोच नहीं सकती थी सिकंदर उसके इतने करीब होगा, जिसका तस्वुर कुछ देर पहले इतना नामुमकिन लग रहा था। अभी वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। उसे पता नहीं क्यों डर की बजाय घबराहट हो रही थी। घबराहट भी शर्म के हवाले से थी, वरना उससे पता था वो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो एकदम चौंक गई। नुकसान न पहुंचाने से याद आया, उससे उसे पहचाना नहीं। कुछ तो याद होगा, मगर वो समझ सकती थी वो इस वक्त शायद किसी मुसीबत में है। इससे ज़्यादा ध्यान नहीं गया होगा इस बात पर। दरवाजे पे होती दस्तक से रमशा और सिकंदर दोनों उछले थे, और रमशा तो ऐसी उछली कि उसका सर जोर से सिकंदर की थोड़ी पे जाकर लगा था। उफ! मगर खुद पे काबू पाते हुए उसे तेजी से रमशा के लबों पे हाथ रखे। मिश, कपड़े पहनने गई हो ना? उस मनहूस भा के सपने में तो नहीं चली गई? बाहर आओ यार। बेड़ा गर्क करे तेरा शीशा। सिकंदर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर रमशा का दिल किया सिकंदर की गन खींचकर शीशा को उड़ा दे। या अल्लाह, प्लीज इसे ध्यान न दिया हो, प्लीज प्लीज प्लीज। उसको बोलो मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। ड्रेस का मसला है, कुछ भी बोलो, होशियारी नहीं। उसको कहते ही सिकंदर ने उसको आगे करने लगा, मगर फिर बटन का ख्याल आया। लो जी, अब एक और इम्तिहान। अब क्या क्या होना बाकी रहता है। बटन से निमटने के बाद वो बोलेगी कैसे? क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गया हूँ? गुस्से से बड़बड़ाकर उससे किरपान को जोर से झटका। उससे रमशा उससे और करीब हुई। खौफ से तो उसकी सांसें रुक गईं। वो एक बार फिर ऐसा करने लगा कि रमशा ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। सिकंदर ने एकदम उसे देखा और चौंक गया। उसे लगा उससे ये चेहरा बहुत पहले कहीं देखा था। कांपते हाथों से उसने हाथ बड़ी दलेरी से हटाया। बड़ी हिम्मत की थी। अब ऐसी हिम्मत से उसके छक्के छूट गए थे। धागे को बटन की साइड से निकालने लगी। उससे लब बहुत जोर से दबा लिए। सिकंदर उसके एक एक नक्श को गौर से देखने लगा। दिल और दिमाग ने कुछ कहा था। फोन की बेल पे वो एकदम चौंका। देखा तो मैसेज आया था। सब कुछ क्लियर होने का सिग्नल दे दिया था। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और फिर उसे देखा। तुम जा सकती हो, मगर मेरे जाने के बाद फौरन इस ड्रेस को तब्दील करोगी। रमशा शुक्र का सांस लेकर जाने लगी कि सिकंदर ने उसका बाजू थाम कर बड़े अजीब से लहजे में कहा था।
फौरन का मतलब फौरन। इतना कहकर उससे कुंडी खोल दी। इस बात का क्या मतलब था, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था। वो तेजी से निकल पड़ी। लो, अब आ रही हो। मुझे लगा मोहतरमा बेहोश तो नहीं हो गई, अभी स्टाफ को बुलाने लगी थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, और ये भारी भी कितना है। तुम्हें काफी मुश्किल हुई होगी। मुझे तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। तोबा, हर किसी की नजर तुम पर उठेगी, तुम देखना। रमशा ने खुद को बड़ा कंपोज किया, मगर दिल ऐसे लगा था कि फटकर बाहर आ जाएगा। सब बहुत अजीब था, मगर हो रहा था। अरे, तुम इतना सुर्ख क्यों हो गई हो? सांस भी क्यों फूल रहा है? अमूमन तो मैडम आंखें घुमाती हैं। एकदम रमशा को सिकंदर का ख्याल आया, वो कैसे यहाँ से निकलेगा। मुड़कर देखा तो हैरत की इंतहा थी। ग्लास डोर खोलकर बाहर निकल रहा था। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो कैसे कर लेता है आराम से अंदर बाहर आ जाना। उलझ कर इर्द गिर्द देख कर फिर वो उस तरफ देखने लगी जहाँ से वो गायब हो चुका था। फौरन मतलब फौरन। एकदम उसकी बात में वो तेजी से चेंजिंग रूम गई थी। अरे, भाग गई ये लड़की, दूसरा सूट तो ले जाती। इनफाइनाइट हाईवे में पकड़े जाने वाली मंशियात की मालियत पूरे 2 करोड़ है। जी हाँ नाज़रीन, पूरे 2 करोड़ की। बैंकॉक से स्मगल की ड्रग्स बड़े पैमाने पर लाहौर में बेची जाने वाली थी, मगर हमारी बहादुर फोर्स। वॉल्यूम को कम करते हुए सिकंदर ने सबको देखा था। उसकी नसें बड़ी अजीब थीं। सबको उसकी नसों से खौफ आ रहा था। टांगों को टेबल से हटाए वो कुर्सी से उठा। सारे एकदम अलर्ट हो गए। चलते हुए टीवी की तरफ आया। टीवी पर ड्रग्स की तस्वीर के साथ साथ पकड़े जाने वाले शख्स की शक्ल दिखाई दे रही थी। उसके साथ हेडलाइंस में ही लिखा जा रहा था कि सराय के मुताबिक इस स्मगलिंग के पीछे सिकंदर भागा हाथ था, मगर तफ्तीश से मालूम हुआ कि सिकंदर हदीद का उसमें कोई हाथ नहीं है। दम सबके झुके चेहरे सिकंदर के कहके से उठे, और वो हैरत से सिकंदर को तकने लगे, जो खुलकर हंसते हुए ताली बजा रहा था। फिर मुड़कर उन्हें देखा तो बोला, क्या हुआ? तुम लोग सब इतने चुप क्यों हो? हंस क्यों नहीं रहे? इस बात पर तो जश्न होना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आई क्या यह सिकंदर ने तनसिया तौर पे कहा या सचमुच में इसने अपनी नाकामी की इतनी खुशी थी। कुछ बाहर नहीं था इस भागा। इससे पहले कोई कहता दरवाज़ा खोले। एसपी हनान अंदर दाखिल हुआ। वो इस वक्त आमोले के बजाय यूनिफॉर्म में मलबूस था। लगता था सीधा थाने से यहाँ आया है। सिकंदर, ये क्या? तुमने एंड टाइम पे जहांगीर को क्यों कहा कि वो इस ट्रक को रुकवाए और उन्हें पकड़े? अब की बार सबको इस बात पे झटका लगा, सवाए सिकंदर के जो इत्मीनान से मुस्कुराते हुए सीटी बजाकर टीवी को देख रहा था। क्योंकि मुझे यही करना था। तो फिर? इससे पहले हनान अपनी बात मुकम्मल कर पाता, सिकंदर फोन बेल की आवाज़ पर चौंका। जावेद ने उसका फ़ोन पकड़ाया। सिकंदर ने फ़ोन को देखा तो खुलकर मुस्कुराता हुआ फ़ोन उठाते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी आपने। मैं तो इंतज़ार कर रहा था आपकी कॉल का। मुझे बर्बाद करके मेरे ऊपर सलामती भेज रहे हो? ये सब तुम्हारा किया तरह था, बोलो। कॉल करने वाला सिकंदर की आवाज़ सुनकर फट पड़ा। अरे शफकत भाई, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या? सिकंदर आपको बर्बाद कर सकता है? ना ना, आपके लिए मैं बैंकॉक गया, वहाँ मीटिंग की। आपने मुझे कहा आधा हिस्सा मुझे देंगे। भला मैं अपना क्यों नुकसान करूँगा? क्या मासूमियत थी उसके लहजे में, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था। देखो सिकंदर, मुझे पता है तुमने मुझे फंसाने के लिए किया था। मेरे माल की डिमांड ज़्यादा हो रही थी, इसलिए तुम्हें आग लगी। बोलो, हाँ बोलो। सिकंदर को कभी आग नहीं लगती शफकत भाई। सिकंदर आग लगाता है, और बड़े पैमाने पे लगाता है। आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, बस बात खत्म। सिकंदर, बहुत पछताओगे। पछताना सिकंदर को नहीं आता। रखता हूँ, थोड़ा सा घूंट कोक का पी लीजिएगा। पता नहीं जेल में वो दस्तयाब हो या नहीं, क्योंकि आप सिकंदर भा थोड़ी हैं। हंसकर कहते हुए उससे फ़ोन बंद किया और सबकी उलझी नजरों को देखा। मेरा सब मुंह क्या देख रहे हो? जश्न की तैयारी करो, जाओ। सब उसके कहने पर फौरन बोतल की जिन की तरह गायब हुए, सवाए हन्नान के, जिसने गहरा सांस लेते हुए कहा, वो तुम्हारा माल नहीं था। शफकत से बदला लेने के लिए तुमने ऐसा किया। तुम्हें तो पता है मैं अपना नुकसान करवाने का कायल नहीं हूं। दूसरा, जो रेस से मुझसे आगे बढ़ता है उसे पीछे करने में मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हवा थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करना। नुकसान से ज्यादा मुझे हारने से नफरत है। तुम अजीब आदमी हो। मुझे पहले बोल देता, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वफादार लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं भाई। अपने आप को देख ले, पुलिस वाला होकर मेरे लिए काम करता है तो मेरे साथ रहने वाला भी मुझे दगा दे सकता है। इससे अपने प्लान अपने तक रखता हूँ। आग लगी होगी उस चीमे को, लगने दो। अभी तो बहुत से लोगों को आग लगानी है।
जस्टिस का तो बीपी हाई हुआ होगा और वो फारूकी खून के खून पी रहा होगा। कम ऑन सिकंदर, थोड़ा सा तो लिहाज करो, मत भूलो वो तुम्हारा बाप है। धंधे में कोई बाप भाई नहीं होता, और वो तो मुझे अपना बेटा नहीं मानता, तो मैं क्यों उसका बेटा बनूं? रिश्ता मेरा अगर किसी से है तो बख्त से, वरना सब मर गए। अच्छा, अब क्या करना है? करना क्या है, 2 पैग लगाएंगे, दफा करो बाकी सबको। उसकी बात पर हन्नान हंस पड़ा। रमशा और फूफू आ गई। आने की आवाज़ पर सब एकदम मतवजा हुए, जबकि वो मैडम तेजी से दरवाज़ा खोले बाहर आई। जहाँ गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही रमशा और उसकी अम्मी गाड़ी से बाहर निकल रही थीं। उनको लेने हुज़ैफा गया था, जो अब गाड़ी की डिक्की से सामान निकाल रहा था। आनिया झट पुप्पो के साथ लगी, उन्हें ज़ोर से खींच लिया। खींचते साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। आजकल तो वो बहुत ही इमोशनल हुई हुई थी। बस बस, मुझे भी आते साथ रुला दिया। पप्पू ने अपनी आंखें साफ करके उससे अलग किया और उसकी पेशानी चूमी। खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे, बहुत सी खुशियाँ आगे लाए। आमीन, रमशा दिल में कहते हुए आगे बढ़ी। आनिया ने उसे देखा तो झट से उससे मिलने लगी। थैंक यू आने के लिए, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ ही मेलुसिन चलाना है आनिया, कि उन्हें अंदर भी लेकर चलोगी? इससे पहले कि दादा अपनी कमजोर टांगे घसीट कर आ जाए और वो भी रोने लग जाए। आप सब अंदर आइए। जैफी, तुम्हारा तो दिल ही नहीं है, तुम्हें क्या पता मुझसे रहा नहीं क्या? हाँ हाँ, पता है। हंसकर चलते हुए वे सब अंदर जाने लगे। वो टेरिस पे खड़ा हुदार एकदम पीछे हो गया। दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है तुम्हारा आनिया? बोला ना। दरवाज़ा खोलते हुए तेजी से बोलते एकदम हुदार ठहर गया। जब उससे आने के बजाय रमशा को अपने सामने देखा। काफ़ी टाइम हो गया था रमशा और अभी को आए हुए, मगर उससे नीचे जाने और उनसे मिलने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि रऊफ भाई नहीं आए थे, मगर दिल नहीं मान रहा था नीचे जाने को। उस मासूम बच्ची को देखता तो फिर से अपनी गलती याद आएगी, और गलती याद आने का मतलब था कि वो हिस्टेरिक होगा और वो किसी के सामने तमाशा नहीं बन सकता था। रमशा ने उन्हें सरदा पा देखा तो उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। देख तो खुदात भी रहा था उसे बड़े गौर से। वो बहुत बड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। इतनी छोटी लड़की जो उसकी गोद में खेला करती थी, इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? रमशा ने उंगली से अंदर आने का इशारा किया। खुदात असल जिंदगी में आया तो उसके अंदाज ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई। अपनी बेबसी भी उसके आगे कुछ नहीं लगी। रमशा, तुम रमशा हो ना? उसे समझ नहीं आई आगे से क्या कहे। इसे ना समझते अंदाज में कहते हुए साइड हुआ। रमशा ने सर अस्वाद में हिलाया और अंदर बढ़ी। काफ़ी बड़ी हो गई हो, आओ बैठो। सॉरी, काम कर रहा था, इससे नीचे नहीं आ सका। सो भी रहा था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। आप ही कहाँ हैं? वो इतना कंफ्यूज कभी जिंदगी में नहीं हुआ था जितना अब हो गया था। मामू, बड़ी हिम्मत करके उससे बहुत ही मध्यम आवाज में कहा। खुदात ने तेजी से मुड़कर उसे देखा। उसे लगा जैसे उससे रमशा को सुना है। गलत फहमी होगी। अपना सर झटक कर उससे अपना तौलिया उठाया और स्टैंड पे लगाया और मुड़कर बोला। अरे, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। आईना कहाँ है? तुम सफ़र से थकी हुई थी, आराम कर लेती। नर्वस सा हंसते हुए बोला। वो कुर्सी पे बैठा। आप कैसे हैं? उसने हाथ के इशारे से उनसे पूछा। मेरा पूछ रही हो? हाँ, तुम्हारे सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मगर रमशा को ठीक नहीं लग रहे थे। जैसे वो उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे उन्हें पुराना वक्त बार बार याद आ रहा था। और क्या कर रही हो आजकल? रमशा मसूई से मुस्कुराकर समझाने लगी। ओह, इंटीरियर डिज़ाइनर, बताया था आनिया ने। रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। डिज़ाइन ग्राफिक्स, उससे सामने मौजूद कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। ओह, अच्छा, चलो खुदा तुम्हें कामयाब करे। अतात ने अपने लंबे बालों पे हाथ फेरा और नाक की नोक को ओले से दबाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। इतनी ऑकवर्डनेस थी उनके दरमियान। उससे सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। पापा नहीं आया आपके? रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। उदात ने लब दबाते हुए सर हिलाया। चलो अच्छा है, आप लोगों को भेज दिया। आनिया तो बहुत खुश होगी, कब से कह रही थी रमशा कब आएगी। पप्पो क्यों नहीं कोई इत्तला दे रही? कभी गुस्सा होती तो कभी रो रो कर बुरा हाल कर देती। मुझे खुशी है आप सब उसकी खुशी में शिरकत कर रहे हैं। वैसे वो शैतान की हाला है कहाँ? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर? क्या बात हो रही है मामू भांजी में? हाय चाचू, आपने मुझसे इतनी तवील गुफ्तगू नहीं की। आई एम गेटिंग जेलस। और ये मैडम आपको समझा समझा कर थक तो नहीं गई होगी? आनिया झट से कमरे के अंदर दाखिल होते हुए बोली
और रमशा के साथ सोफे पे बैठी। रमशा ने आंखें दिखाई और उन्हें देखा, जिन्होंने अब ब्लैक सनग्लासेस पहन ली थी। उससे उलझकर हुदात को देखा था। हुदात ने इससे पहले आई मास्क पहना हुआ था, तो उसके ऊपर सनग्लासेस पहनने की क्या जरूरत थी। नॉट फेयर चाचू, मैं आई तो चुप हो गए। अरे बोले ना, मेरी सही बुराइयां कर रहे होंगे, क्यों मिशी? रमशा ने उसे खूनी मारी। हुदात के तासुरात संजीदा हो गए। मैं भला क्यों तुम्हारी बुराइयां करूंगा आनिया? अब तुम चंद दिन की मेहमान हो, फिर तुम चली जाओगी। जो पहले चाचू चाची करती रहोगी, फिर हानि हानि। उनके कहने की देर थी और आनिया की आंखें नम हो गईं। रमशा ने बेचारी सुन दोनों को देखा, फिर आनिया को अपने साथ लगाया। मेरे लिए हानि आप ही हैं, हानि चाचू। इस नाम को कोई नहीं ले सकता, चाहे जितने भी एच से नाम वाले रिश्ते आ जाए। वो रोने लगी। खुदा तो भुखला गया। रमशा ने उसका सर दबका। अरे पागल, रो तो नहीं, इससे पहले भाभी आ जाए, वो भी रोने लग जाए आनिया। वो उठकर उसके पास बैठा, उसे अपने हाथ साथ लगाकर उसके सर पर प्यार किया। बस यार रो मत, वरना तुम्हारी फिर नाक फैल जाएगी और तुम कोजी लगोगी। दूल्हे ने डर कर भाग जाना है। रमशा नम आंखों से हंस पड़ी। हंसो आनिया भी पड़ी थी। देखो, तुमने मिशी को भी रुला दिया। चलो चेयर अप, मुझे चुप करवाने की एक्सपीरियंस नहीं है यार। कुछ तो इज्जत रख लो अपनी हानि चाचू की। आप बीना चाचू कसम से वाकई बहुत बुरे हैं, तसल्ली देनी भी नहीं आती। आनिया उनके कंधे से अलग होती दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। अब जाओ दोनों, बाकी सब इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ चली गई? आज रात ढोलक है, तैयार नहीं होना। भैया आ गए? नहीं, पापा नहीं आए। मगर यू आर राइट, मुझे भी तैयार होना है। और मिश, मैंने तुम्हारा ड्रेस बनाया है, वो भी दिखाना है। चलो। शरीना भी आ गई होगी, उससे भी मिलवाती हूँ। उसे पता चल गया था चाचू इससे ज़्यादा रमशा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसे उनकी तबीयत का भी डर था। कम से कम आज के दिन वो भी रमशा की मौजूदगी में रिस्क नहीं ले सकती थी। इससे चाचू का इशारा समझकर वो रमशा का हाथ पकड़कर चल पड़ी और रमशा हैरत से ये सब देखती रह गई। यार सरहद, कब तक आएगा वो नशा? कब से लारे लगा रहे हो हमें? उसके चक्कर में सस्ता मजा भी छोड़ना पड़ा। कसम से इतना दिल खराब हो रहा है, क्या बताऊं। हाल ही सिगरेट पे गुजारा कर रहा हूं, बाकी तो मेरे से भी ज्यादा जंगली हुए हुए हैं। सुट्टे का कश लगाते हुए सरहद से मुहातिब हुआ, जो पैसे गिनकर जेब में रख रहा था। यार मैं क्या करूं, वो इतना महंगा माल है, ऊपर से डीलर भी हबीस है। लूट लेता साला मेरे को। मैं स्टेटस भी बताता हूँ कि मैं किस बाप का बेटा हूँ, मगर उसे कोई गर्ज नहीं होती। बस कहता है माल खरीद और रोकड़ा देने के साथ साथ सबको भी उसकी तरफ मतवज्जा करो। ये काम मैं कर देता हूँ, मगर वो है कि टाल रहा है। कहता जुम्मे तक मिल जाएगा। यार जुम्मे तक मर जाना है हमने। यार 16 साल के लड़के हैं हम, कुछ तो रहम करें हम मासूमों पर। उसका कहना है कोई नहीं मरता, और कहता है ये सब सस्ते नशे का नतीजा है जो हम 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगा पीस करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। हाय, भूल ही ना जाए हम सरहद मियाँ। दरेज साहब को तो क्लास में उल्टियां लग गई थी। इतनी गर्मी में साला जैकेट भी पहन कर आया था। हम सब तो डर गए थे, कहीं पकड़े ना जाएं भाई। जब तक माल नहीं मिल जाता घर पे बैठकर कोई ड्रामा कर, मगर तमाशा तो ना करना। अबे छोड़ उसे, वो तो है ही नाजुक कली। मर्द ना होने का ताना क्या दे दिया, खुद को 30 मारहान समझकर नशा करने लगा। वैसे यार पैसे वाला भी बहुत है वो, बेचारा एहसासे कमतरी का मारा अभी बहुत है। अरे छोड़ो, वो एक अकेला नहीं है जो एहसासे कमतरी का मारा है। चल यार, चलता हूँ। अब आजकल बड़ी नजर रख रहा है मेरे पर। अब देखना, घर जाऊंगा तो सुनाने लग जाएगा। एक तो ये बापों की वजह से हम बेचारे नशे में रुल रहे हैं। खैर चलता हूँ। और हाँ, बात कर लेना उस डीलर से, मैं पैसे का बंदोबस्त भी कर लूंगा। सरहद ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और जूती से मस्सी। हाँ कर लेना। अब माँ की पर्स पे हाथ मारने की बजाय सीधा बाप की पर्स पर हाथ मार लेना। इस दफा कोई आम माल नहीं है। मेरी तौबा, जो शेर के मुंह में हाथ डालूं। इतना कहकर वो खाली प्लॉट से निकल गया, जबकि सरहद वहीं खड़ा रहा। फिर गहरा सांस लेकर मुड़ते हुए अपनी हैवी बाइक की तरफ मुड़ने लगा कि उसे किसी का हेवला नजर आया। एकदम तेजी से मुड़कर उससे इर्द गिर्द देखा और उसे बहुत दिन से लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। बाप ने वार्निंग भी की थी, आजकल कम ही शहर से बाहर निकलना, खासकर वीरान इलाके। मगर वो आजकल की औलाद ही क्या जो माँ बाप की सुन ले। उसे सर झटक कर बाइक स्टार्ट की और सन से भगाई। हम्म, चलो ठीक है, फिलहाल तुम ही हैंडल करो ये सब। दरअसल मेरी बच्ची की ख्वाहिश थी पेरिस जाने की। हाँ, तुम्हें तो पता है, इनकार नहीं कर सकता। उसे 3 दिन का ट्रिप है, वापस आ जाऊंगा।
एवरीथिंग अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। मुझे वहाँ खबर मिलती रहेगी। इसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। अभी इस वक्त मैं ऑर्फनेज आया हूँ, अपना काम करके बात करता हूँ। तुम फिक्र ना करो, जो कहा है वो करो और डीलर्स को समझाओ। ज़रा बहुत कंप्लेन आ रही है, मुझे उनको हल्का नहीं लेना चाहिए। चलो रखता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। सिकंदर रखकर ग्लास के अंदर जाने लगा जब नसर की आवाज़ से उसे रोका। सर सर उसकी घबराहट पर वो तेजी से मुड़ा। सर, वो बख्त बीबी। एकदम सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। क्या हुआ बख्त को, बोलो। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए धारते हुए बोला। सर, चौक पे जो फायरिंग हुई थी वहां पर बख्त बीबी भी थी, उन्होंने गोली लग गई। सिकंदर को अपने पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। एक वजूद खून से लथपथ उसके सामने आया था, जो कराह कर उसका बाजू थाम कर कह रही थी, शेरू, बख्तावर तुम्हारी बेटी है, उसकी मरते दम तक हिफाजत करना। तुम उसके मुहाफिज हो, तुम उसके सब कुछ हो, सुन रहे हो ना शेरू? सिकंदर की आंखें सुर्ख हो गईं, मुठियां भींची वो तेजी से यहाँ से निकला। मेरी बच्ची का जल्द अज जल्द इलाज करवाओ, नहीं तो इस सारे अस्पताल को आग लगा दूंगा मैं। फौरन कुछ करो। धाड़ कर कहते हुए उसने डॉक्टर का कॉलर जोर से झटका। डॉक्टर वहशत से दीवार के साथ लगा अपनी सांसों को हमवार कर रहा था। सर देखिए, मेरा ये काम नहीं है, और दूसरा, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे बेदर्द पे थप्पड़ लगाए। किसी भी सर्जन डॉक्टर को बुलाओ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो पूरे मुल्क में एक डॉक्टर भी जिंदा नहीं रहेगा, समझे तुम? उसका जबड़ा पकड़े वो किसी पीस से कम नहीं लग रहा था। अनान दौड़ते हुए उसे देख चुका था और चलते हुए उसकी तरफ आया था। डॉक्टर ने दूर से पुलिस ऑफिसर को देख लिया था। उससे गनीमत जाना कि इस तरह सिकंदर से जान बच जाए, मगर उसकी गलतफहमी थी। सिकंदर, बख्त कैसी है? सिकंदर ने मुड़कर सुर्ख आंखों से उसे देखा तो गुस्से से उसके जबड़े पे मुक्का मारा। उसे इस वक्त किसी चीज़ के बारे में होश नहीं था। याद था तो सिर्फ उसकी बख्त और कुछ नहीं। तुम सालों ने फायरिंग करवाई थी, बोलो। तुम खराब खोरों की वजह से मेरी बख्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ाई है। क्या करूं मैं तुम सब लोगों का? डॉक्टर हैरत से ये सब देख रहा था। अदनान ने जोर से अपना जबड़ा पकड़ा और घर आया, मगर संभलते हुए तेजी से उठा। इसमें मेरा कसूर नहीं है, सारी रोड्स ब्लॉक की हुई थी। डॉक्टर्स ने दंगा फसाद फैला रहे थे, पथराव हो रहे थे। पुलिस ने बस कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करवाई थी, और हमारा स्टेशन नहीं था। ये मेन ऑफिस से ऑर्डर आए हुए थे कि इस तरह उन्हें रोका जाए। कसूर तो तुम्हारे ड्राइवर का है, मत इस रास्ते पर लेकर जाता। उसका तो मैं हशर करवा चुका हूं, मगर मुझे इस वक्त डॉक्टर चाहिए, वरना मैंने सबको चीर फाड़ कर रख देना है। वो जोर से चिल्लाकर हन्नान से बोला था। उसके चिल्लाने पर आसपास के तमाशाई भी काम उठे, कहीं उनका वो हशर न कर दे। सुनो, तुम डॉक्टर हो तो इलाज क्यों नहीं करते? पेशेंट की जान खतरे में है और यहाँ खड़े बहस कर रहे हो उससे। अनान सिकंदर को हटाकर डॉक्टर से संजीदगी से बोला। डॉक्टर उसे समझाने लगा और सिकंदर अंदर वार्ड में दाखिल हुआ था, जहां बख्त को शिफ्ट किया गया था। ऑक्सीजन मास्क लगे वो बामुश्किल सांसें ले पा रही थी। एक गोली उसके कंधे को छूकर गुजरी थी और दूसरी बगल एक कोने में जाकर लगी थी। सिकंदर को तो उसको देख देख कर वहशत हो रही थी। गोली तो इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं थी, पर वक्त निकलवा दी गई थी। सिकंदर की दहशत की बदौलत सब कुछ हो गया था, मगर स्टिचेस सही से नहीं लगे थे। वक्त अभी तक बेहोश थी, सांसें भी उसकी बार बार उखड़ रही थी। अब जिस डॉक्टर की जरूरत थी वह हड़ताल पर था। सिकंदर ने सर थाम कर उसे बड़ी बेबसी से देखा। वो उसकी हिफाजत सही से नहीं कर सका। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिकंदर, नज़ीर डॉक्टर हमदान को ले आए हैं, वो बख्त को ट्रीट करेंगे। उसे तसल्ली दी है, गोली निकल गई तो टेंशन की कोई बात नहीं। दरवाज़ा खोले तेजी से अनान अंदर दाखिल हुआ और सिकंदर को इतला दी। सिकंदर ने शुक्र का सांस लिया। तो बुलाओ उसे जल्दी, उसे बोलना कोई कुताही नहीं होनी चाहिए। जल्दी से मेरी बख्त आंखें खोले। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे उन पुलिस वालों के नामों की लिस्ट और उन कमीने डॉक्टरों की भी, उनके कफन दफन का बंदोबस्त करूं मैं। अनान आगे से बोलना चाहता था, मगर सिकंदर की हालत भूखे शेर जैसी थी और उसे इस वक्त छेड़ना मुनासिब नहीं था। हम्म, ये तो बहुत बुरा हुआ। बच्ची को गोली नहीं लगनी चाहिए थी। तुमसे कहा था कि बस गाड़ी पे फायरिंग करना और ड्राइवर को जख्मी कर देना। सिकंदर के लिए इतना इशारा काफी था। है, कुछ इतला है उस बच्ची के बारे में? ठीक है, चलो अच्छा है। फारूक को नहीं बताया, वो तो बहुत गुस्से में होगा। बेशक उसे सिकंदर से नफरत जरूर है, मगर बच्ची से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है।
अब देखो मेरा भी कीमा ना बनाए। सिकंदर से डरने की जरूरत नहीं है। फारूक ने वादा किया है कि अव्वल तो पता लगने नहीं देगा, और अगर पता चल भी गया तो वो मुकम्मल हिफाजत इक़दामात करेगा तुम्हारे हवाले से। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। नहीं, जस्टिस साहब को नहीं पता। उन्होंने तो इस बात पर फारूक को भी नहीं बख्शना। फारूक ने सख्ती से तायद की थी, ये बात किसी भी तरह अब्बू को नहीं पता लगनी चाहिए। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। सिकंदर से क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं करेगा। सिकंदर तो बेटा तेरा बहुत कुछ करेगा। एकदम किसी की आवाज़ पर नवीद तेजी से मुड़ा। उसने देखा ब्लू शलवार कमीज के ऊपर काली जैकेट पहने खतरनाक तासुरात लिए सिकंदर आगे बढ़ा। एकदम नवीद को लगा उसके सामने जैसे मौत का फरिश्ता आ गया हो। सिकंदर उस पर झपटा था। तुम वो था जिसने मेरी बच्ची को गोली मारी थी। बोल, बोल, नहीं तो तेरी जुबान काटकर कुत्तों को खिलाऊंगा। सिकंदर ने उसी कदम को पकड़े जोर से दबाते हुए उसको दूसरे हाथ से थप्पड़ मारते हुए धीमी मगर खतरनाक लहजे में कहा। म- 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 सिकंदर पप्पा, तुमने जुरत भी कैसे की आग में कूदने की? इतनी हिम्मत कैसे की? एक मुक्का उसके नाक पे मारा। सिकंदर, मैं सिकंदर ने दूर जोर से फेंका। वो शीशे की टेबल पे जाकर गिरा। वो इस वक्त क्लब में मौजूद था, अपनी मौज मस्ती में गुम था, जब अचानक कॉल पर वो उठकर कोने में चला गया और बात करने लगा। अभी उसका कॉल बंद करके फारूक को इत्तला देने का इरादा ही था कि सिकंदर की आवाज़ ने उसके होश ही उड़ा दिए। वो सोच नहीं सकता कि सिकंदर इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगा। अब तो उससे अपनी मौत कुछ फासले पर ही नजर आ रही थी। शीशे का टेबल टूट गया। उसके सर में कांच के चंद टुकड़े जा घुसे थे। वो तकलीफ से कराया। मुझसे पंगा लिया है तूने। तुझे लगा तू बच जाएगा? बेटा, तू जिस मुल्क के कोने में छुपा होगा मैं तुझे ढूंढ लूंगा। तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। मगर उससे पहले बता, किसके कहने पर तूने ये सब किया है? बोल। इतनी तुझ जैसे अंग्रेजी औलाद में हिम्मत नहीं थी कि अपने से खुद फैसला कर सके। ना ही मेरे से कोई दुश्मनी थी। तो बता, कौन है वो कमीना? बोल, नहीं तो तेरा सारा खानदान खत्म कर दूंगा। गन निकाले उसकी नाल कनपटी पे रखते उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला। मुझे बोल। ये सब मैंने जमाल अजीम के कहने पर किया था। एकदम सिकंदर के हाथ साकित हो गए। उससे हैरत से उसे देखा। फारूक ने बताया था कि अगर वो कुछ उगलने की कोशिश करे तो जमाल असीम का नाम ले लेना। जमाल असीम का स्टेटस और सिक्योरिटी ऑलरेडी स्ट्रांग थी। दूसरा, उनकी बेटी की शादी भी सबसे शार्प और टैलेंटेड ऑफिसर से हो रही थी। उनको इतना मसला नहीं होना था। उसे अपनी बहन की फिक्र में ये सब कहना पड़ा। जमाल अजीम? सिकंदर ने मुठियां भींच ली। जमाल अजीम ने बहुत बड़े मैदान में कदम रखा है। अब पछतावे के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन तुम भी अपने काम का इनाम लो, वो भी मेरी तरफ से। उससे गन निकालकर ट्रिगर दबाकर सीधा उसको दोनों पासों पे गोली मारी। कीप द चेंज माय बॉय। इतना कहकर वो मुड़कर तेजी से चल पड़ा। अरे तुम कहाँ चल दी? मोहतरमा, मेहमान चले गए मगर रात पूरी हंगामों का सीन है, रुक जाओ। रमशा का हाथ पकड़े शरीना ने रमशा को घूरते हुए कहा। आनिया मायूं के पीले जोड़े में कोई मूनी गुड़िया ही लग रही थी। नाक चिढ़ाकर उन सबके गिर्द आराम दे अंदाज से बैठते हुए बोली, इस बेजार रूह को जाने दो, जरा इससे एंजॉय किया हो। बस सालियां बजाकर तो गोया एहसान कर रही थी। नहीं तो और क्या करती? तुम पागलों की तरह थोड़ी है जो मेहमानों को सामने कोई हुशरम और लिहाज नहीं, मायूं में बैठे मुंह फाड़े कहके लगाकर नाचने लग गई थी। शुक्र करो अब्बा नहीं थे, नहीं तो सही जूते पड़ने थे। हुज़ैफा ढोलक को हल्का सा बजाते हुए बोला था। वाह जी वाह, जो खुद साहब मरासियों को पीछे छोड़ रहे थे उनके मुंह से ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। राबेल ने टुकड़ा लगाया। ये अपने जैसा तुम सबको क्यों समझने लगती हो बेला? ओहो, तुम लोग ना शुरू हो जाना। आओ रमशा, अभी तो सिर्फ 1 बजा है, 4 बजे तक महफिल लगी रहेगी। अभी तो तुमने अपने खानदान के कारनामे देखने हैं। डेस्क से गाने लगाओ और शुरू हो जाओ भाई, हमारी महारानियों। तौबा अस्तगफार, हमारी मर्दानगी को गाली दे रही हैं। तुम्हारे मुंह में हाक, हमारे टैलेंट से जेलस हो रही हो। और खान ने सदमे से कहते हुए सारी लड़कियों को घूरा। जब सबकी हंसी छूट गई थी, रमशा के चेहरे से मुस्कुराहट हट नहीं रही थी। तुम उधर दूर क्यों बैठी हो? इधर आओ मेरे पास। फौरन मत भूलो तुम वाहिद डीएसपी की बेटी नहीं हो, बल्कि मैं तुमसे इस मामले में ऊपर हूँ। मेरा शौहर एसपी है और मेरे पापा डीआईजी है। आई बड़ी मगरूर। आनिया, वो बेचारी कुछ कह नहीं रही, ऊपर से तुम बोले जा रही हो। हनान भाई पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे तुम्हें।
रमशा उसके साथ बैठी तो झट निमरा ने तरीना को कहा, क्यों नहीं करेगा? मत भूलो, मेरे बेतकान बोलने पर झट साहब ने अगले दिन रिश्ता भेज दिया था। आई बड्डी। आने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए गर्दन अकड़ा कर कहा, शादी के बाद कान न पकड़ी उन्होंने तो मेरा नाम बदल देना। कानों में रुई ठोस कर तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। अच्छा अच्छा कुड़ियों, अब कुछ लगाओ भी, इधर की बहस कभी खत्म नहीं होनी। हुज़ैफा ने ढोल को पीटते हुए ऊंची आवाज में कहा था, आहिस्ता होंगे, बाबा और दादी आ गए ना तो सोने के लिए भेज देंगे। मुश्किल मेरी बात माने हैं। इसी तरह हंगामों का दौर चलता रहा और बाहर सिकंदर के बंदों की गाड़ी जरा फांसी पे खड़ी सिकंदर से फोन पे मुखातिब थी। 2 ही गार्ड्स खड़े हैं, उनकी तुम लोग निगरानी करो। जरा भी गड़बड़ महसूस होती है तो अटैक करके फौरन रफू चक्कर हो जाता। मेरी फिक्र मत करना। यस सर। मगर सर, आपको जाने की क्या जरूरत थी? हम कर जैसा कहा है वैसा करो। और जिसको उठाने जा रहा हूं वो तुम्हारी भाभी है, हनान की होने वाली बीवी। अगर उसे पता चला कि तुम लोगों ने उसे उठवाया है तो तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ देगा। सिकंदर के सख्त लहजे पर हमाद हाइफ हो गया। रखता हूं। अच्छा हाँ, क्लोरोफॉर्म है? अगर है तो एक काम करो, इनको बेहोश कर दो। पीछे की बजाय मैं आगे से आऊंगा। ठीक है? ओके। अल्लाह हाफिज। तुम फिर भाग रही हो? अनिया ने उसका हाथ पकड़कर घूरा जो यहाँ से उठने लगी थी। रमशा ने मुंह बनाया, फिर उसे समझाया, वॉशरूम से हो आऊं? आनिया ने आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। रमशा ने आंखें घुमाते हुए समझाया। अच्छा चलती हूँ, एक बार फिर मुंह धो लूं। मेरा चेहरा कुछ ज्यादा पीला लग रहा है। ये उपटन उपटन मुझे सूट नहीं करता। चलो। छत के दरवाजे को आहिस्ते से बंद करके वो दबे कदमों से नीचे आया। एकदम उसे रुकना पड़ा। नीचे गानों की आवाजें आ रही थी। सिकंदर ने लब दबा लिए। तकरीबन सारे जागे होंगे। बड़बड़ा कर कहता वो आहिस्ते ही चलते हुए नीचे सीढ़ियों पे पहुंचा। उसने देखा ऊपर वाला फ्लोर बाकियों की बानिस्बत हादसा वीरान था। 2 कमरे के पोर्शन का लाउंज खाली था। वो चलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसे एक लड़की की आवाज़ और 2 कदमों की चाप सुनाई दी। यार, मेरा दिल करता है ऊपर ढोल बजा बजा कर अपने बेहिस चाचू को उठाऊं। कह रहे थे वो हमें ज्वाइन करेंगे, मगर नहीं, हमेशा की तरह हॉल में बंद कमरे में लेटे रहे। यार कसम से मिशी दुख होता है। कम से कम सीधे मुंह कह दे कि नहीं शामिल होना चाहते हैं मेरी किसी भी तकरीब में। बाबा और दादों का भरम रखने के लिए हमारे साथ रह रहे हैं। हम्म, इससे अच्छा था बड़े भैया और चाचू की तरह चले जाते यहाँ से। उस लड़की के लहजे में दुख के साथ तैश भी शामिल था। सिकंदर ने कान उठाई, एकदम जैसे सोच में पड़ गया। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? क्या हनान जानने के बावजूद भी इसे कबूल कर पाएगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं वाकई मार देता। ये ठीक नहीं है। मगर उस डीआईजी ने मेरी बख्त के आगे कोई नहीं। नीचे वो दबे कदमों से पहुंच गया था। अब वो लड़कियां बाईं जानिब कमरे में घुसी थी। कमरे की लाइट ऑन थी। किसी लड़की ने अपना दुपट्टा बेड पे फेंका था। गुलाबी आंचल सिकंदर को दिखाई दिया था। वो दीवार के साथ तेजी से लगा। जब उससे फोन बेल की आवाज़ सुनी। लो, हनान साहब को ये वक्त मिला मुझे कॉल करने का। अब तुम जाओ, मैं ज़रा ऊपर वाले कमरे में जाकर ही बात करूंगी, वरना बड़ू ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लेना है। सिकंदर ने गन पे गिरफ्त मजबूत कर ली। वो लड़की सीधा बाहर निकली, मगर उससे अंधेरे के बाद सिकंदर को नहीं देखा और फ़ोन कान से लगाया, ऐसे से हेलो बोलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, फिर सोचकर हैरान हुआ कि आनिया उसके सामने से गुजर गई, मगर फिर भी उसे पकड़ क्यों नहीं सका। शायद अंदर छुपा ज़मीर उसे बार बार रोक रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका दोस्त उससे ज़्यादा अजीज था, मगर बख्त से सोच की दुनिया से फौरन निकला था जब दराज और अलमारी की खटपट से उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। अंदर थोड़ा सा चेहरा करके उसने देखा। आंचल बिस्तर पे था। सामने अलमारी में ग्रीन शलवार कमीज में स्ट्रेट बाल किए हुए वो लड़की अपने बाल बांध रही थी। बाल बांध कर वो मुड़ी थी और उसे देखते ही सिकंदर चौंक गया। और फिर जब एहसास हुआ तो दिल और दिमाग ने बायाक वक्त कहा था। माइन। बिलाशुबा वो चेंजिंग रूम में ही फैसला कर चुका था कि सारे काम निपटा कर कराची उसको लेने जाएगा, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा है तो ऐसा ही सही। रमशा जो अब झुक कर दुपट्टा उठा रही थी, उसे लगा कोई उसके पीछे है। वो एकदम तेजी से मुड़ी थी कि सिकंदर ने ग्लव्स पहने हाथ उसके लबों पे रखे और दूसरा बाजू उसके गिर्द फैलाकर गिरफ्त मजबूत कर दी। श्श, सो जो स्लीपिंग बीवी, अब तुम सिर्फ सिकंदर की हो। इतना कहकर वो रमशा को बेहोश कर चुका था और उस बेचारी को तो फड़फड़ाने
और मजम्मत करने का मौका ही नहीं मिला था और वो सिकंदर की बातों में झूल गई थी।